अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? सबको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, सब खैरियत से हैं। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह आज से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। पहले तो ये है कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि पहले तो प्लीज काइंडली आप लोग म्यूट पे रहिएगा थ्रू आउट द क्लास। 45 मिनट्स की हमारी क्लास होती है। एंड 3 मिनट्स का उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। क्लास थोड़ी सी ऊपर भी चली जाती है। अपनी वीडियो बंद कर दीजिएगा, अपना ऑडियो बंद कर दीजिएगा, ताकि हम इजीली सारे काम कर सकें। दूसरा ये कि जो आपका नाम रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्लीज जो दिया गया है उस नाम से लॉगिन कीजिएगा, ताकि एक वेरिफिकेशन प्रोसेस एक हमारे यहाँ होता है जो हमारी टीम कर रही होती है कि इजीली आपको आइडेंटिफाई कोई मिस वो ना हो, लिंक का मिसयूज। जैसे ये फिनटेक्स प्लस है, काइंडली प्लीज आपने जिस नाम से रजिस्टर करवाया ना उस नाम से प्लीज आप लोग कर लीजिए। जैसे ये 454587 है, ये तैयब भट्टा डॉट एडोबी एंड। तो काइंडली प्लीज अपने रियल नेम से कर लीजिए ताकि हम इसका यूज करें। इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आप लोगों ने जो सवालात वगैरह करने हो तो पहले अपना नाम बताइएगा जो है 4 3 क्लास तक के नाम। एंड उस वक्त जब आप सवाल कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लूंगा। तो हम ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि हम अपनी टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। और पहले तो मैं आपको ये अर्जा कर दूं कि परेशान होने वाली इसमें कोई नहीं है। अगर आपका टैक्स का बैकग्राउंड है नहीं है, परेशान आप बिल्कुल ना हो। यूएस टैक्स इतना इजी लिखा गया है कि इसको एक आराम से एक बच्चा भी पढ़ ले, समझ ले, और बहुत इजी तरीके से इसको ग्रिप कर ले। तो हम लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। शुरू की 2 क्लासेस जो होंगी वो लॉ की होंगी, बेसिक्स की। फिर हम थर्ड क्लास के अंदर आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे प्रो कनेक्ट का, एंड जिसके अंदर आप यूजर आईडी पासवर्ड अपना यूज कर लें इजीली और अपने वर्किंग करें। एक सेकंड रुकिए। इंशाल्लाह हम इसको प्रोसेस करते चलेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी जो हमारी स्लाइड्स के तहत हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अपना हैंड रेज कर देंगे और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस के ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे। परेशान होने वाली अगेन मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं है। रिलैक्स होके पढ़िएगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये मेरा थर्ड बैच है। फर्स्ट बैच के लोग अपने अपने कामों पर लग चुके हैं, कर रहे हैं। सेकंड बैच के कुछ बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको स्क्रीन शॉट भेजूंगा कि वो भी अभी ड्यूरिंग दी सीजन अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये फुल प्रैक्टिकल है। कोई इसके अंदर आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, जो रियलिटी है वो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ टेक्स्ट प्रिपेयर नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नोटिस के हवाले भी दूं, कुछ चीजें आपको बताता भी रहूं कि किस तरीके से आपने काम करना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेट्स कम टू अवर पॉइंट। सबसे पहले अपनी फ्लाइट के ऊपर चले जाते हैं हम। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? शेयर्ड स्क्रीन। जी जी। नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यूएस फेडरल टैक्स फाइलिंग कोर्स है ये, बी आई यूएस टैक्स प्रिपेयरर। देखें, यूएस के अंदर 3 फील्ड हैं। एक तो आपको टैक्स प्रिपेयरर बनना होता है, दूसरा ये होता है कि टैक्स प्लानिंग होती है, और तीसरा होता है आपका आईसीटी। तीसरे का मतलब ये है कि आपने अपने आप को जो नोटिस वगैरह आ रहे होते हैं सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर, वो आप बन रहे होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स जो नोटिस आ रहे होते हैं आप उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यूएस के अंदर सीपीए और ईए जो हैं वो प्लानिंग और नोटिस डीलिंग की तरफ जा चुके हैं। टैक्स प्रिपेयरर की जो जॉब्स हैं 2000 जब ये कोविड आया तो कोविड के बाद इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया कि ये इजीली यूएस से ज्यादा दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जो कि इजीली एज पर द लॉ टैक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं यूएस के। तो जिसकी वजह से अब क्या होता है कि सीपीए फर्म्स क्या करती हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया भी अभी इसमें इतना आगे नहीं है, वो आईटी के अंदर आगे है।
इस फील्ड को बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं है अभी। तो हम अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए पहले से इस फील्ड में आ गए तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज अर्न कर रहे हैं। इसका जो अपना जो टेन्योर होता है वो जनवरी से अप्रैल का होता है और 10 मई तक भी चला जाता है, ये इसका सीजन होता है। फिर ऑटोमेटिकली आपको एक्सटेंडेड सीजन मिलता है। पहली क्लास आपको काफी बोर लगेगी, दिल चाहेगा यार कोर्स के अंदर मैंने क्यों रहा, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको इसका इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाएगा। हमारी आपस के अंदर सिनर्जी भी मिलेगी और सारी चीजें। हमारे जो सेकंड बैच है उसके अंदर 56 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इधर 25 हैं और इंक्रीज होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम आपको बताएंगे कि यार व्हाट इज 1040, 1040 फॉर्म क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर मैं आपको 1040 फॉर्म रिव्यू करवाऊंगा। फिर कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा एक इंडिविजुअल टैक्सेशन की, फाइलिंग स्टेटस बताऊंगा और फिर डिपेंडेंसी बताऊंगा। यूएस टैक्सेशन के अंदर आप जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है इंडिविजुअल टैक्सेशन होती है और बिजनेस टैक्सेशन होती है, इसी तरीके से यूएस के अंदर भी इंडिविजुअल टैक्सेशन होती है। जो पाकिस्तान के अंदर जो आप कर रहे होते हो उसको फॉर्म को कहते हैं 114 का फॉर्म कहलाता है वो, ठीक है। और जो यूएस के अंदर इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स फाइलिंग होती है उसके लिए फॉर्म होता है 1040, ठीक है। मैं चैट में पढ़ रहा यार, मैं बिला वजह चैट ना कराया करो, लड़ाई ना कराओ मेरी पे। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो यूएस के अंदर क्या होता है कि जो आप रिटर्न फाइल करते हैं वो 1040 फॉर्म होता है इंडिविजुअल के लिए, और जो बिजनेस के लिए फॉर्म होता है वो पार्टनरशिप के लिए 1065 होता है, एस कॉर्प के लिए 1120 एस होता है, एंड सी कॉर्प का मतलब जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यूएस में वो सी कॉर्प कहलाती है। तो सबसे पहले व्हाट इज 1040, 1040 फॉर्म क्या होता है। एक फॉर्म होता है जो कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने जो रिटर्न फाइल करना है उस फॉर्म को कहते हैं 1040। ऐसे नॉर्मल बंदा जो कि 65 साल की उम्र से नीचे है, ठीक है, उसके लिए 1040 होता है। लेकिन जैसे ही वो 65 साल की उम्र पार कर जाता है तो उस फॉर्म को कहते हैं 1040 SR। ये सब आपने एक सिस्टम खुद करता है। यूएस के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ये सब काम खुद करता है, ठीक है। और वहां पर पाकिस्तान की तरह आईआरएस का अपना कोई पोर्टल नहीं है। बाहर उन्होंने कंपनीज लाइक इंट्यूट हो गई, ड्रैक हो गई और टीडीए हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी बिग जाइंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज को, इन्होंने आईटी कंपनीज को ये काम दिया हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती हैं। और वो सॉफ्टवेयर बैकएंड के ऊपर यूएस के जो सर्वर है उससे लिंक होता है। तो कोई लोग ड्रैक यूज करते हैं, कोई प्रो सीरीज यूज करते हैं, कोई डेजर्ट यूज करते हैं, यार कोई कितने में आ देते हैं यार, और उनकी ये, बैटिंग। ये अबू आहो साहब, मुझे आपको सर काइंडली वो करना पड़ जाएगा, बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। तो यूएस के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो कि एज पर द रेगुलेशंस ऑफ यूएस टैक्स के वो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हुए हैं। उन सॉफ्टवेयर को परचेज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज परचेज करती हैं और उनको परचेज करने के बाद फिर आपको जैसे सीपीए फर्म्स हैं वो परचेज करती हैं। अगर ड्रैग की बात की जाए तो ड्रैग 1200-1800 डॉलर के अंदर मिल जाता है। प्रो सीरीज जो हम प्रो कनेक्ट जो हम काम कर रहे हैं ये पी पर रिटर्न मिलता है जो कि 30-40 डॉलर पर रिटर्न का होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। तो ये सारे काम सिस्टम खुद करता है, लिहाजा इन पूरे सिनेरियो में मैं आपको पहले लॉ पढ़ाया करूंगा, फिर लॉ को सिस्टम पे दिखाया करूंगा ताकि, और फिर आपको सिनेरियो मिलेंगे ताकि आपको आसानी से रिटर्न की प्रैक्टिकल एक्नॉलेजमेंट हो, ताकि आप प्रैक्टिकल बेस के ऊपर रिटर्न बना सकें। इसके बाद जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जैसे यूएस सिटीजन नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर दुनिया भर से लोग जाते हैं, लाइक वहां पे स्टूडेंट जाते हैं, वहां पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पे टीचर्स जाते हैं, वहां पे बिजनेस करने जाते हैं, लेकिन वो वहां पे यूएस सिटीजन नहीं होते। तो उनके लिए 1040 एनआर भरना होता है, ठीक है। तो वो जो रिटर्न भरते हैं वो 1040 होता है। क्यों? ये 1040 का मतलब है इंडिविजुअल रिटर्न। लेकिन अगर सिर्फ 1040 है तो इसका मतलब यूएस सिटीजन है। 1040 जैसे ही वो कहेगा कि भाई मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ, 1040 एनआर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से किसी ने
यूएस में एलएलसी बनाई। अब यूएस में एलएलसी बनाई, अब उसने बिजनेस बताया, अमेजोन के ऊपर बना ली, आईटी कंपनी बना ली, या कोई भी कंपनी बना ली, और उसने कोई इनकम कमा ली। अब उस इनकम को डिक्लेयर, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, यूएस में मेरी एलएलसी है, सिंगल मेंबर एलएलसी, तो सिंगल मेंबर एलएलसी का अलग से रिटर्न फाइल नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर और सिंगल मेंबर एलएलसी का 1040 एनआर जो पर्सनल बंदा होता है, उसी के अंदर, उसी के रिटर्न के अंदर फाइल होता है। स्पीक लाउड अ बिट। अच्छा जी, नवीद साहब कहते हैं मुझे तेज कह रहे, वॉइस इज वेरी लो, आई कांट लिसन। ये चीज तो यार आप लोग खुद भी म्यूट कर मुझे बता दीजिए प्लीज। ऐसी कोई मसला हो रहा है तो मुझे बता दीजिए। अब बताइए, अब आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है, सही आ रही है? परफेक्ट आ रही है। अब सही आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? इन चीजों के लिए आप प्लीज मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। सवाल के लिए ना इंटरप्ट कीजिए। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप मुझे बिला झिझक अनम्यूट होके बताइए। आपको आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट बताइए, ठीक है ना? क्योंकि मैं मैसेजेस इतना देखता नहीं हूँ, ये तो अच्छा हो मैंने अभी देख लिया। तो प्लीज आपसे सवाल ना कीजिए, सवाल एंड में कर लीजिए, लेकिन आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपको आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज आप लोग मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से क्या होता है, अच्छा कहाँ तक आप लोगों ने सुना है, जरा पहले मुझे ये बताइए, मैं दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। कहां तक आप लोगों ने सुना है? अनम्यूट करके प्लीज मुझे बताइए। 1040 एनआर तक, ओके। पाकिस्तान क्या होता है 1040 एनआर? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1040 क्या होता है कि ये आपका नॉर्मल इंडिविजुअल रिटर्न है, जो कि यूएस सिटीजन जो रिटर्न फाइल करेगा उसे 1040 एनआर कहेंगे। वही यूएस सिटीजन 65 साल के ऊपर का हो जाएगा, 1040 एसआर फाइल करेंगे। अच्छा, यही अब ना तो यूएस सिटीजन हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान से बैठकर यूएस के अंदर एक सिंगल मेंबर एलएलसी बना ली। तो सिंगल मेंबर एलएलसी हो या सोल प्रोप्राइटर हो, उसके लिए क्या है कि उन्होंने वहां पर इनकम कमाई। जब इनकम कमाई, तो अब जो रिटर्न फाइल करेंगे उसे कहेंगे 1040 एनआर। क्यों? नॉन रेजिडेंट। थोड़ी सी बेसिक ले लीजिए कि सिंगल मेंबर एलएलसी हो, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी कि कौन सी एलएलसी होगी तो आपने कौन सा रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अभी के लिए बस याद रख लीजिए कि सिंगल मेंबर एलएलसी हो, वो भी आपकी 1040 एनआर में जाएगी, अलग से रिटर्न फाइल नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटर हो, वो भी अलग से रिटर्न फाइल नहीं होगा, वो भी 1040 के अंदर होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो दो रिटर्न फाइल होंगे, एक 1065 पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पाकिस्तान की तरह अपना टैक्स नहीं देती। यूएस के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स को कहा जाता है पास थ्रू एंटिटीज। कि यूएस के अंदर जैसे मैं हूं, अब मैंने अपना रिटर्न फाइल किया, तो मैंने एक इनकम कमाई, मैं यूएस सिटीजन हूं, मैंने एक इनकम कमाई, ठीक है, सैलरी करी, और साथ में मेरा एक सिंगल मेंबर एलएलसी है। तो क्या किया मैंने? अपनी सैलरी इनकम डाली, सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट हुआ। अब मैंने शाम में मैं यूबर का काम करता हूँ, या करीब में काम करता हूँ, या मैंने अमेजोन, अभी मैं यूएस सिटीजन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा कि ये ही इनकम, अगर मैंने इस एलएलसी को स्टेट में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो ये एलएलसी कहलाएगी। वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कहीं पे बिजनेस रजिस्टर्ड करवाऊं। आपको मैं मजे की बात बता देता हूँ, लोग लाखों रुपए एलएलसी के ऊपर जाया करते हैं। अगर किसी को यूएस में बिजनेस करना है तो बिलीव करें, आपको एलएलसी बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो अमेजोन की रिक्वायरमेंट वगैरह है, लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि मैं यूएस सिटीजन हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, और मैंने क्या किया, सुबह में जॉब कर रहा हूँ, शाम में मैंने क्या किया कि एक छोटा मोटा मतलब छोटी मोटी मैंने शॉप खोल ली, ठीक है ना, या छोटी मोटी मैंने कोई काम कर लिया, इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इसके लिए स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो जब सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, तो इस इनकम को भी, जिसे मैं सोल प्रोप्राइटर कहूंगा, इस इनकम को भी मैं इस अपने 1040 के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। देखें प्लीज, अभी हम किसी चीज का वेट नहीं कर सकते। आपको नमाज पढ़नी है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बुरा ना मानिएगा, आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। हमारी क्लास के ऊपर क्लास लगी हुई होती है, तो प्लीज इस चीज को आप उस पर वो ना कीजिए। आप जिसको जाना है वो जो अनफोल्ड कर दीजिए और अपना लेक्चर उस पर ले लीजिएगा।
तो इसी तरीके से 1040, 1040 SR, 1040 NR एंड अब आगे 1040X। 1040X क्या होता है? जब आपने रिटर्न रिवाइज करना होता है तो उस वक्त इस फॉर्म को कहते हैं 1040X। आइए थोड़ा 1040 को हम रिव्यू करते हैं। 1040 क्या होता है? ये आपका इंक है। आयरिस की वेबसाइट यूएस के अंदर आयरिस की वेबसाइट चलती है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से खोला हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म है आपका 1040। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फाइलिंग स्टेटस। इस फाइलिंग स्टेटस का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हर बंदा अपना रिटर्न इंडिविजुअल फाइल करता है। मिसाल के तौर पे मैं हूं, तो मैं सर अपना रिटर्न। जी, आपने शायद मल्टी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, तो अभी जस्ट थैंक स्लाइड यू, हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। प्लीज ये मुझे बताते रहिए, ताकि मैं अगर किसी चीज को भूल रहा हूँ तो आप लिए के लिए मसला ना हो। 1040 क्या होता है? पाकिस्तान 40 वही एक यूएस सिटीजन का रिटर्न है। ठीक है, यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, 1040। इस सिस्टम के अंदर आपको सब बना मिलेगा, कोई भी चीज आपने मैनुअल नहीं कर दी, हर चीज डिट्टो कॉपी सिस्टम के अंदर मिलेगी। सबसे पहले ये होता है कि फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस का मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आप मैं अपना रिटर्न खुद भरता हूं, तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाता हूं, लॉगिन बनाता हूं और अपना रिटर्न फाइल कर देता हूं। इसी तरीके से अगर मैंने अपनी वाइफ का रिटर्न फाइल करना है, तो उनका मैं अलग से यूजर आईडी पासवर्ड बनाता हूं, अलग से एनटीएन बनाता हूं और रिटर्न फाइल कर देता हूं। ठीक है, तो यूएस के अंदर क्या होता है कि आप या तो सिंगल का मतलब ये है कि आप अकेले फाइल कर रहे हैं। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का मतलब ये है कि आप आपकी वाइफ मिलकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का मतलब ये होता है कि आप अलग फाइल कर रहे हैं, आपकी बीवी अलग फाइल कर रही है। ठीक है, हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है कि आप हैं, आप एक इंडिविजुअल है और यूएस के अंदर आपके पास कोई डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? या तो आपका चाइल्ड हो सकता है, या आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप शादीशुदा हैं। जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। आपके पास अगर कोई डिपेंडेंट है, लाइक आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, आपका भाई, आपके बच्चे। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखिए शादी के बगैर भी आपके पास बेबीज होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे ना जाइएगा, ट्रेडिशनल उसके अंदर बिल्कुल हमें उसमें पढ़ना है जो वहाँ का लॉ है। तो मैं हूँ, मैं से एक बंदा है, उसके पास एक बेबी है, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में चला गया। एक बंदा है, उसकी शादी नहीं हुई, वो हेड ऑफ वो सिंगल मेंबर है। ठीक है ना, वो सिंगल फाइल करेगा। इसी तरीके से वो विडो हैं, अगर उनके पास मतलब उनकी उनकी उनका डाइवोर्स हो गई है या उनके हस्बैंड इंतकाल कर गए हैं। ठीक है, ये विडो मतलब सर्वाइविंग विडो का मतलब ये होता है कि वो उनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। ये हस्बैंड का मतलब ये है कि आपका पार्टनर डेथ कर गया। स्पाउस जा कहूँ तो स्पाउस का मतलब ये आपका पार्टनर। इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर वाइफ। तो उसका जो हस्बैंड है वो डेथ कर गया है और उसके बाद एक बेबी है, तो वो अब उसके ऊपर इजीली वो फाइल कर सकती है क्वालिफाइंग विडो। अच्छा, ये करने की वजह क्या होती है? देखिए, फाइलिंग स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टैक्स के अंदर। क्यों? मैं जरा आपको दिखाता हूँ फाइलिंग स्टेटस क्यों जरूरी होता है। आपको मैं अभी थोड़ी सी देर के अंदर पता चल जाएगा कि इसके ऊपर ही आपका सारा गेम चल रहा होता है। ये देखिए, एक दिन मिनट के लिए जरा इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ। आ रही है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की? जी ठीक है, जी सर, अब ये नजर आ देखिए। ठीक है, एक बंदा है, वो सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये होता है कि 12,950 आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। उन 900 आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। 12,950 आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये क्यों? मिसाल के तौर पे मैं एक सिंगल हूं, मेरी शादी नहीं हुई हुई, ना मेरे पास कोई बच्चा है, ना मेरे पास कोई डिपेंडेंट है, मैंने सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा हूं और मेरी इनकम कितनी है? मिसाल के तौर पे $50,000। तो मैं $50,000 के ऊपर इनकम नहीं, टैक्स नहीं दूंगा। पहले मैं माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है,
जो कि 12,950, जो कि आइडेंटिफाई होगी मेरी इस स्टेटस से, ठीक है, कि मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होगा तो 50,000 में से 25,900 माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में क्या कहते हैं, 4 लाख तक की इनकम है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख की इनकम है, और अब बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी 6 लाख कर दी गई है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझूं कि एक पत्ता जो कि सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन जो कि सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी अगर इनकम $12,950 से ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। अब कितना देना होगा वो एक अलग चैप्टर है, वो आगे बढ़ा के बताऊंगा। इसी तरीके से मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। तो 25,900 से ज्यादा हम दोनों की इनकम मिला के, इनकम का मतलब ऑल द इनकम, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है, और इसी तरीके से आपकी कैपिटल गेन की इनकम, रेंटल इनकम, सारी इनकम, ठीक है। तो 25,900 से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ये तरीके में मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो जो 12,950, ये 2023 के अंदर 13,850, 900, क्योंकि अभी सिस्टम 2023 का अपलोड ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी आया ही नहीं है, क्योंकि जनवरी 2024 के अंदर सिस्टम्स 2023 के लॉ के हिसाब से इम्बिड होंगे, ठीक है। तो अभी जो भी काम हो रहा होगा वो 2022 का हो रहा है, और रिटर्न्स भी आपके 2022 के खुले हुए हैं, 23 का खुला हुआ नहीं है। तो जो भी रिटर्न्स बनेंगे वो 2022 के बनेंगे, तो लिहाजा आगे हम आपको 2023 भी ऐड करते हैं। तो ये क्या है कि फाइलिंग स्टेटस की वजह से आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट होती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन बताती है कि आप पे कितना टैक्स लगना चाहिए, नंबर। अब आ जाते हैं आगे, दोबारा उसी फॉर्म पे आ जाते हैं। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया सिंगल है, अब आप करेंगे कि भाई नाम क्या है। तो हमेशा यूएस में याद रखिएगा, कैपिटल वर्ड में सर लिखिए। अगेन आपने मल्टी स्क्रीन शेयर की। या इसमें मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन है ही नहीं है, एक ये मुझे 1 बाय 1 करना पड़ता है, ये बड़ा मसला है। अब क्या है, मैं दोबारा है, मैंने फाइलिंग स्टेटस कह दिया मैं सिंगल, मतलब मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, ठीक है। सबसे पहले अब यूएस के अंदर याद रखिएगा, कभी भी फॉर्म भरिएगा तो कैपिटल वर्ड के अंदर भरिएगा, स्मॉल में ना भरिएगा। मैंने डाल दिया मोहम्मद, फर्स्ट नेम फुरकान मोहम्मद, सेकंड लास्ट नेम फुरकान, ठीक है। और मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो यूएस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, यूएस सिटीजन का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। नॉन यूएस सिटीजन जिनको रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत होती है उनका ITIN होता है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। और ये 9 डिजिट का होता है, ठीक है। 3 2 5 और 4, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपनी वाइफ का नाम लिख देता हूँ, कोई भी डमी लिख देता हूँ, ठीक है। उनका भी मैंने सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल दिया है। यूएस के अंदर पहले होता है हाउस, मतलब पूरा एड्रेस होता है, फिर इसके बाद होता है सिटी या टाउन, फिर होता है स्टेट, और फिर होता है जिप कोड, ठीक है। इसी तरीके से चलता है। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको दे देता हूँ 5900। कोई भी रिकॉर्डिंग ना कीजिए काइंडली, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 590 बैल्कन स्ट्रीट, ठीक है। अपार्टमेंट कोई भी नहीं है मेरा। ये क्या है, ऑस्टिन, ये मेरा शहर है। टेक्सास ये है, और जिप कोड 75900, ठीक है। फॉरेन एड्रेस नहीं है, मैं यूएस सिटीजन। आगे आ जाइए, ठीक है। ये नेशनली, ठीक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। अब आ जाते हैं आगे आपके आपके डिपेंडेंट्स, ठीक है। डिपेंडेंस, तो इससे पहले हम थोड़े से डिपेंडेंस के आगे जाने से पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्म के सिलेक्ट किया, खुद सिस्टम सिलेक्ट करेगा। आपने डिसाइड करना है, आपने आपकी वाइफ ने रिटर्न फाइल करना है, साथ फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, ये आपने डिसाइड किया। फिर आपने अपनी डिटेल डाली, ठीक है। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ी सी हम आगे आ जाते हैं कि ये रिटर्न फाइल कौन करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही पता चल गया कि जिसने स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा अमाउंट कमाया है, मिसाल के तौर पर मैं सिंगल हूँ, मैंने $12,949 कमाए, मुझे रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मैरिड फाइलिंग है, मैंने 25,900 है तो 25,800 कमाए हैं, मेरे को फाइल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा अगर कोई फाइल करेगा तो उसको फाइल करने की जरूरत है, लेकिन यूएस के अंदर टैक्स क्रेडिट इतने ज्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास बच्चा है, ठीक है, तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, वो बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो एजुकेशन क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। आपने अगर घर में सोलर वगैरह लगाया हुआ है तो एनर्जी क्रेडिट मिलते हैं। आपने अगर इंश्योर आपने अगर पेंशन प्लान्स के अंदर अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो सेवर्स क्रेडिट मिल रहे होते हैं आपको। ठीक है, आपने अपने वालिदैन को अगर किसी जगह पे रखवाया हुआ है ओल्ड होम्स में, या अपने बच्चे को किसी जगह रखवाया हुआ है ओल्ड होम्स में, तो आपको डिपेंडेंट केयर क्रेडिट मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे रिटर्न भरते ही भरते हैं। तो जो मैंने कहा ना, साढ़े 13 करोड़ रिटर्न 2023 के अंदर भरे गए हैं, वो यही भरे जाते हैं कि वहां पे जितना कम कमाता है, आगे जाके जब मैं आपको क्रेडिट पढ़ाऊंगा, कि जो बंदा जितना कम कमाता है उतने ज्यादा उसका रिफंड बनता है, जो बंदा ज्यादा कमाता है वो वहां पे ज्यादा टैक्स देता है, वहां पे ये है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन करेगा, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा किसी का अमाउंट है तो उसको भरना ही भरना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो क्या है भाई, एक दफा जिंदगी में एनटीएन बना लिया, अब इनकम कमाओ ना कमाओ रिटर्न भरना ही भरना है, वरना फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स लग जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, आप पे अगर बनती है तो कीजिए, वो तो चाहते हैं कि ना कर लो ना करो भाई, अगर नहीं बनती क्यों, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट्स की सूरत के अंदर। अब जो इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना होता है वो 15 अप्रैल तक करना होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो टैक्स वाले लोग हैं, जो लोग हैं बेचारे, 30 सितंबर को रात को 11:55 के ऊपर एक्सटेंशन आई है पाकिस्तान की कि 1 महीना माशाल्लाह हमने इंक्रीज कर दिया। यूएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे हर चीज लिखी हुई मौजूद है। उन्होंने कह दिया भाई 15 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल नहीं किया कोई मसले वाली बात नहीं है, काइंडली आप हमें एक्सटेंशन अप्लाई कर दीजिए 4864 फॉर्म के थ्रू। आप क्या कहते हैं, अपने कंसल्टेंट को कॉल करते हैं, सुबह ही वो कह देते हैं यार आई कैन नॉट फाइल माई रिटर्न, प्लीज अप्लाई माई एक्सटेंशन। उसने कुछ नहीं करना होता, आपका नाम, आपकी वाइफ का, मतलब जैसे भी आपने रिटर्न भरना है, आपका नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका एड्रेस, बस ये लिया और उसने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी। अगर आप जॉब वाले हैं, क्योंकि जॉब वाले को टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ लेगा कि सर आपका कोई टैक्स बनता है तो मैं अभी टैक्स पे कर दूं, तो क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अभी 15 अक्टूबर जो है, अभी हमारा सीजन जो चल रहा है, वो होता ये कि अप्रैल तक होता है, फिर 2-3 महीने हम लोग खामोश रहते हैं, फिर सीजन दोबारा शुरू हो जाता है। क्यों? कि जिन्होंने 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल किया है, एक्सटेंशन फाइल की है, तो उनको टाइम मिल गया ऑटोमेटिकली 15 अक्टूबर तक। कोई वजीर खजाना आके अनाउंस नहीं करेंगे, कोई एफबीआर की सवाबदीद नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे लॉ लिखा हुआ है, उस हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, दिस इज एक्सटेंशन इज ओनली टू फाइल द रिटर्न, नॉट पे द टैक्स। अगर आपका टैक्स $1,00,000 बनता है, ठीक है, तो आपने अगर $1,00,000 15 अप्रैल तक पे नहीं किया तो 18 अक्टूबर को जाके पे करोगे तो पेनल्टी भी देनी है और डिफॉल्ट सरचार्जेस भी देने हैं और इंटरेस्ट के फर्क देना है। ठीक है, पेनल्टी भी देनी है, डिफॉल्ट सरचार्जेस भी देने और इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, तो ये वहां पे, तो दिस इज, हमेशा कोई भी कहे कि एक्सटेंशन अप्लाई करो, तो एक्सटेंशन अप्लाई करने के साथ आपने, जैसे पाकिस्तान के अंदर लॉ है कि 110% सेफ सिक्योर जिसे हम कहते हैं, जब मैं आपको एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि सिक्योर, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि यार मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 15 अप्रैल तक, तो आपने क्या करना है, सिंपल 110% और पिछले साल का जमा करवा देना है टैक्स लायबिलिटी का। अब आपकी जितनी भी बने, ठीक है, वो उसका लॉ का आपके कवर हो गया, वो जब एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको आ जाएगा। ठीक है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से ऊपर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं। जैसे फाइलिंग स्टेटस मैंने बताया था, तो फाइलिंग स्टेटस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, फाइलिंग स्टेटस क्या है कि वो बंदा जिसने 31 दिसंबर तक शादी नहीं की, मतलब रात को हुआ ये
कि मैं एक बंदा है वो क्लब में गया, ठीक है, जो वहां पे जाते हैं, या रात की गेट टुगेदर के अंदर गया, और उसने क्या किया कि कोई पसंद आ गई। अभी 31 दिसंबर की रात चल रही है, ठीक है। उन्होंने भाई 11:45 तक, वो क्या थे, शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने 5 मिनट बाद शादी कर ली चर्च के अंदर जाके, जो भी एक नॉर्मल उनका जो प्रोसेस है शादी का, वो उन्होंने शादी कर ली। तो अब वो बंदा और वो औरत 11:12 बजे, मतलब 31 दिसंबर की 12 बजे, मतलब 11:59 पे भी अगर शादी उनकी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो अपना रिटर्न मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भरेंगे, सिंगल नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये है। बाकी मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के लिए वो कुछ कंडीशंस होती हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको आपका लॉयर ही या आपको वो कहता है कि सर कुछ चीजें हैं आपकी, जिसकी वजह से आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर लें। बाद वगैरह ऐसा होता है कि एक पे पेनल्टी बन रही होती है या एक का कुछ डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो बोलता है सर अगर दोनों करेंगे ना तो आपको फिर दोनों में मसला होगा, एक दोनों आप सेपरेटली कर लीजिए, ठीक है, इनका केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये आप सेपरेटली कर लिए तो आपकी जान छूटेगी। तो उस सूरत में मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी किया जाता है। क्वालिफाइंग विडो के लिए क्या है कि आपके पास बच्चा होना चाहिए, ठीक है। जिस साल आप डेथ करी है आपके हस्बैंड, उसके फॉलोइंग 2 इयर्स तक आप क्वालिफाइंग विडो कर सकती हैं। ये क्वालिफाइंग विडो के अंदर वही आपको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के वो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। देखिए शर्त ये कि आपके पास एक बच्चा हो जो पूरे साल आपके साथ रह रहा हो और आपने उसके खर्चे उठाए हों। हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या है कि भाई वो भी शादीशुदा ना हो, ठीक है, ठीक है, और उसके पास कोई डिपेंडेंट हो जिसकी वो 6 मिनिमम 6 मंथ तक, उसने मोर देन 6 मंथ उसने उसकी देखभाल की हो, देखभाल से मुराद है उसको रखा हो, ठीक है, सारी चीजें की हो। लेकिन ये रखना जो है ये माँ बाप के ऊपर नहीं होता। अगर माँ बाप आपके साथ रह रहे हैं तो ठीक है, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। तो मैं फाइलिंग स्टेटस सिंगल, ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, क्वालिफाइंग विडो, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम दोबारा उसी फॉर्म के ऊपर आते हैं। आगे आता है आपका डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंस में क्या हो, दो तरीके के डिपेंडेंट होते हैं। एक तो आपका ब्लड रिलेशन है, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, और भी एक लंबी कैटेगरी डिपेंडेंट जिस चाइल्ड की दी गई है, ठीक है। और एक है जो कि आपके रिलेटिव हैं, और एक है आपके दोस्त हैं। तीन तरह का है। तो चाइल्ड के अंदर तो आपके बच्चा और बच्ची आ जाएंगे, डॉटर एंड सन आ जाएंगे, ठीक है। वो आपके चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे डिपेंडेंट। आपको यहाँ बताना है, वो इसलिए बताना है कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एक होता है रिफंडेबल और एक होता है नॉन रिफंडेबल। कोविड के अंदर जो टैक्स यार क्रेडिट। आवाज नहीं आ रही कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। अब आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? जी जी अब ठीक। ये लोग इतने ग्रुप में थे ये बढ़ गए। बढ़ गए इससे। बढ़ गए सर, मैं बरकत पड़ गई। बहुत ज्यादा बरकत हो गई। चले अच्छी बात है, मैं अभी वो एडमिन को कहता हूँ कि जरा ये बरकत देख ले ये इतनी। तो आप लोगों ने बिल्कुल सर। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिलीव करें बताता चला जाऊंगा। अभी थोड़ी सी बोरिंग होगी क्लास में, बाकी से कह रहा हूँ बिलीव करें, मैं आपकी जगह बैठा हुआ होता ना तो मुझे, अच्छा मेरे लिए आसानी पता है क्या हुई, कि मैं अपना थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ। मेरे लिए आसानी ये हुई कि मैं है ना जब पाकिस्तानी टैक्स करता था तो हमारी जान पाकिस्तानी टैक्स में एक हमारे जानने वाले मिल गए। तो वो यूएस से आए थे, तो उनको मैंने कहा यार कुछ बुक कीपिंग का काम थोड़ा बहुत दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ यार मेरे सीपीए जानने वाले हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात करवाई इत्तेफाक से। वो सीपीए 2016 या 15-16 की बात है, इससे शायद उतनी ही शायद 35। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं नई फर्म खोल रहा हूँ और मुझे एक बुक कीपर चाहिए, तुम्हें बुक कीपिंग आती है? मतलब हाँ आती है, क्योंकि फाइनेंस का बंदा हूँ, एसीएम में किया हुआ है, तो पहले से ही करते हुआ। उस वक्त भी मैं मैनेजर फाइनेंस ही था एक कंपनी में, तो मैंने हाँ ठीक है कर लूंगा, क्योंकि यार डॉलर में कुछ तो मिले, शाम में फारिग बैठे होते तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। टैक्स का काम मेरा पाकिस्तान का भी चल रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान का टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, तो उसमें पाकिस्तान भी चल रहा था। लेकिन मैंने बोला यार जॉब बहुत दिमाग खराब हो चुका है, जॉब नहीं करनी। तो कुछ बुक कीपिंग का सुना था उस वक्त 2015-16 में, तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला यार ठीक है बुक कीपिंग करो। बुक कीपिंग करी 6-8 महीने, तो मैंने कहा सर टैक्स भी सिखा दें यूएस का। और यार तुम नहीं कर सकोगे, मैंने दे दें शायद कर लें। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई ना, मेरी तो प्रैक्टिकल से शुरू हुई। कि उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिए और बोला ये फॉर्म है ना टैक्स के सिस्टम में डाल दो।
तो मेरी जर्नी उल्टी शुरू हुई, मैंने पढ़ा नहीं, फिर मैंने पढ़ा बाद में, क्योंकि उनके जो होता ये कि जो सीपीए होते हैं ना, तो सीपीए के सालाना हर 3 साल में उनको सीपीडी क्लियर्स करने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो सीए और आईसीएमए का तो इतना खास होता नहीं है, तो वहां पे है ना बाकायदा देने होते, तो वो पेपर्स में देता था उनके अपने सीपीए के तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर रोज ही पढ़ता था टैक्स। तो आज अगले सालों से, इतने साल से करते करते, फिर मैंने सीपीए का पहला पेपर ही टैक्स का ही क्लियर किया सबसे पहले टैक्स ही दो। तो ये है, लेकिन आप लोग की हिम्मत है, आप लोग प्लीज, थोड़ा सा खुशका जाएगा, सर लेकिन आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आवाज डिस्कनेक्ट क्यों इंटरनेट हो का रही है मसला है। जी? ये सर इंडिविजुअली किसी का इश्यू हो सकता है, मेरे पास तो अभी तक ना कम हुई है ना प्लीज आप लोग अपना भी स्टार्ट हुई है। लेते, जो ये साहब कह रहे हैं, इनकी पहले अपना इंटरनेट नाम बताइए। प्रॉब्लम होगी। नहीं, जिन्होंने अपना नाम बताया पहले, जिनको सही आवाज आई है, जो मेरे हक में खड़े हो, उनका नाम बता दो भाई, क्या है? बिलाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सदीद है सर, मुझे भी सही आ रही है। हाँ तो मेरी भी शुक्र है, सर बिल्कुल क्लियर है। सही तो जी थी है, इधर एवरीथिंग इज सब क्लियर ओके। जी सर, सब कुछ क्लियर है। शुक्र और ने सर मेरे मजे हक का में किया। टॉपिक है, कंटिन्यू रखें। हाँ जी चलें चलें जी जी, कंटिन्यू रहेगा, आप बेफिक्र, टेंशन ना लो। तो अब क्या है, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हमें डिसाइड किया, मैं इंडिविजुअल यूएस सिटीजन हूँ, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मेरा स्टेटस। स्टेटस के बाद मैंने अपनी चीजें डाली, फिर मैं आया डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट चाइल्ड होता है और डिपेंडेंट, लेकिन ऐसे ही कोई भी किसी को भी आप है ना अपना चाइल्ड या डिपेंडेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो चाइल्ड आपका बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो, ठीक है? तो आपके कुछ उन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं वहां पे, कि अगर आप इन चीजों के अंदर, आपका बच्चा अगर क्वालिफाई कर जाएगा, 5 टेस्ट जिसे हम कहते हैं केयर्स, बच्चों के लिए कहा जाता है केयर्स, CARSE, केयर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और जो अदर देन चाइल्ड होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं सपोर्ट टेस्ट। ये देखिए, केयर्स क्यों कहते हैं हम? सी फॉर आपका रिलेटिव होना चाहिए, एज, उसकी एज की एक लिमिट है, आर मतलब रेजिडेंसी एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट है, एलिमिनेट, ई मतलब एलिमिनेट ग्रॉस इनकम टेस्ट, और आखिरी में सपोर्ट टेस्ट। तो इसको कहते हैं हम केयर्स, और इसको कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सपोर्ट टेस्ट, जिस जो आपका क्वालिफाइंग रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन पे जाके कंफ्यूज ना होइएगा। इट कैन बी योर रिलेटिव, इट कैन नॉट बी योर रिलेटिव, ठीक है? आपका दोस्त है, आपके साथ रह रहा है, पूरे साल रह रहा है, जो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर गया, वो आपका डिपेंडेंट होगा। तो चाइल्ड और डिपेंडेंट को क्यों इतना अहमियत दी जाती है, कि अगर चाइल्ड है तो $2000 तक आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, आपका जो टैक्स बना $10,000 का बना, तो आपके पास 3 बच्चे हैं और एक डिपेंडेंट है, तो 3 बच्चों का आपको मिला 2-2 हजार, जो कि $6,000 हो गया, और एक डिपेंडेंट का मिला आपको $500, 6,500। तो आपको $10,000 में से $6,500 माइनस हो जाएगा, आपका $35,000 जो है वो आपका टैक्स पे करना होगा। तो इसीलिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और डिपेंडेंट टैक्स क्रेडिट को, क्योंकि ये जब डिपेंडेंट डालेंगे तो आगे जाके क्रेडिट खुद कैलकुलेट होगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको इन टेस्ट को पास करना जरूरी है, ठीक है? आइए उसकी डिटेल थोड़ी सी ले लेते हैं। क्वालिफाइंग चाइल्ड कौन कहलाएगा? क्लोज रिलेटिव हो, ये सारे रिलेटिव्स आपके चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? कौन कैसा क्या है उसको पढ़ लीजिएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो मेरा बेटा है, ओके, पहला टेस्ट, वो मेरा रिलेटिव है, ओके। उसकी एज, अब एज 2022 के अंदर जो थी वो 19 साल थी, और अगर मेरा बेटा या बेटी जो कॉलेज जाता है तो फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए, और वो 24 साल से नीचे होना चाहिए। तो अब 17 साल कर दी गई है, 2022 के अंदर ये 19 साल थी। तो मेरा बेटा है और उसकी उम्र 22 साल है, ठीक है? दूसरा टेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया। तीसरा, क्या वो मेरे साथ रहता है? ठीक है जी, मेरे साथ रहता है। और दूसरा, वो 12,950 स्टैंडर्ड डिडक्शन से कम कमाता है वो 12-13 साल का, लेकिन अगर वो कमाता भी है तो 12,950 से कम कमाना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन से कम कमाना चाहिए, और उसने रिटर्न ना फाइल किया, ठीक है जी? वो छोटे मोटे रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, और वो 10-12 हजार साल के कमाता है, इससे ज्यादा नहीं कमाता। इसका मतलब है
कि रेजिडेंसी और फाइलिंग रिक्वायरमेंट भी मेरी हो गई। तीसरी, एलिमिनेशन ऑफ ग्रॉस टेस्ट। ग्रॉस टेस्ट क्या होता है कि जब आप डिपेंडेंट में जाते हैं तो यहाँ जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन तक कमा सकता है, ग्रॉस डिपेंडेंट के अंदर जो कमाने की लिमिट है वो $4,400 है। अगर मेरा कोई डिपेंडेंट है तो वो $4,400 से ज्यादा कमाएगा, वो डिपेंडेंट में से निकल जाएगा, लेकिन ये लिमिट मेरी 12,950 से ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ जी, उसके मैं 50% से ज्यादा खर्चे मैं बियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि हमारे जो यूएस के अंदर बच्चे हैं वो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं या वो अपने वहां पे रहते हैं जो कॉलेजेस के बने हुए होते हैं स्कूल्स, और जो हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे होते हैं। तो अगर एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है या बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में रहता है तो वो भी आपके साथ ही कहलाएगा रहवा। तो वो आपकी जो रेजिडेंसी टेस्ट है वो किसी एजुकेशन के पर्पस से किया है, किसी मजबूरी से किया है, तो वो इस टेस्ट के अंदर ही कहलाएगा। ये एडिशनल पॉइंट है। तो अगर इन सारे क्वालिफिकेशंस पे वो उतरता है चाइल्ड, तो आप वहां पे चाइल्ड टेस्ट क्रेडिट डालेंगे, अदरवाइज आप फिर दूसरे टेस्ट पे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं दे लेता हूं कि मेरा बेटा है ना, वो इस टेस्ट पे तो क्वालिफाई नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे उसकी एज है मिसाल के तौर 25 साल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा बेटा है वो हो गया 25 साल का, तो इसका मतलब है कि जैसी में फर्स्ट क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, मैं वहीं रुक गया। हाँ, पहला टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट के वो खत्म। तो क्या मैं डिपेंडेंट में ले जा सकता हूँ इसको? लेट्स सी, डिपेंडेंट में देख लेते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, क्या मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ? जी, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या वो 4,400 से कम कमा रहा है? जी बिल्कुल, 4,400 से कम कमा रहा है, अभी तो पढ़ ही रहा है। 24 साल से ऊपर का हो गया। अगर 24 साल से नीचे का होता और मेरा चाइल्ड होता, पढ़ रहा होता, तो मैं उसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में ले जाता, लेकिन चाइल्ड की कैटेगरी में वो आया नहीं, तो मैं कहता हूँ यार मैं $500 क्यों जाया करूं, डिपेंडेंट की कैटेगरी में तो देख लूं। फिर मैं आ गया कि क्या इसने कोई रिटर्न वगैरह फाइल किया है? नहीं, इससे कोई रिटर्न भी फाइल नहीं किया भाई, ठीक है। कहाँ का सिटीजन है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाज औकात लोग क्या करते हैं कि यूएस सिटीजन दूसरे कंट्री में जाके भी रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या मेरा बेटा मैक्सिकन सिटीजन है, कैनेडियन है, यूएस है? जी वो यूएस सिटीजन है। ओके, आखिर टेस्ट कि क्या वो रिलेटिव है? जी बिल्कुल मेरा रिलेटिव है, मेरा चाइल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट में भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बेटे को डिपेंडेंट की कैटेगरी में देता, ठीक है। तो पहली मैं चेक करूंगा कि मेरा चाइल्ड जो है वो चाइल्ड की कैटेगरी में अगर आ रहा है तो वंडरफुल, नहीं आ रहा तो डिपेंडेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर दोनों में नहीं आ रहा तो आप इसे लिखेंगे जरूर, लेकिन यू कैन नॉट क्लेम चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और डिपेंडेंट क्रेडिट, वहां सिस्टम के अंदर आप उसको अनचेक कर दें, ठीक है। अब एक बंदा है, मेरा दोस्त, मेरा अहबाब, वो मेरा दोस्त है, रिलेटिव नहीं है। तो जब दोस्त है तो इसका मतलब है वो चाइल्ड की कैटेगरी से तो आउट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या मैं उस दोस्त को सपोर्ट कर रहा हूँ? जी वो पाकिस्तान से आया हुआ है यहाँ पे, मैं यूएस में रहता हूँ, मेरा दोस्त है, या मेरा भाई, दोस्त कह लो, मेरा भाई कह लो, कि वो आया हुआ है, ठीक है ना। ओके, 4,400 से कम कमाया उसने? जी उसने इस साल 4,400 से कम कमाया है। रिटर्न कोई वगैरह फाइल किया? नहीं, कुछ भी नहीं फाइल किया। वो कहाँ का रहने वाला है? ना वो कैनेडियन है, ना वो मैक्सिकन है, ना वो यूएस का है। तो यहाँ तो टेस्ट मेरा खराब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। थोड़ा सा ट्रिकी लेके जाऊंगा, आउट ऑफ द टॉपिक लेके जाऊंगा, जरा हजम कीजिएगा। एक बंदा पाकिस्तान से यूएस गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर एक एक बंदा 183 दिन से ज्यादा अगर पाकिस्तान में रह गया तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया, ठीक है। यूएस में भी ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पे वो किसी तरह एक स्पेसिफिक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, वो आगे पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सब्सटेंशियल प्रेजेंट टेस्ट, ठीक है। कि हुआ ये कि वो 2-3 साल से आ रहा था और हुआ ये कि इस साल वो यूएस सिटीजन, यूएस रेजिडेंट बन गए टैक्स पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप 31 दिन इस साल में करंट ईयर और 183 दिन पिछले 3 साल इंक्लूडिंग करंट ईयर, करंट ईयर 31 दिन मिनिमम, एंड नॉट और, एंड इंक्लूडिंग दिस ईयर पीरियड
पिछले 2 सालों को मिला के अगर 183 दिन बन जाते तो आप बन जाते हैं टैक्स रेजिडेंट, यूएस सिटीजन नहीं। यूएस सिटीजन वो कहलाता है जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन आप यूएस टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी यूएस में एलएलसी है, ठीक है। तो अब आप एलएलसी है तो अब आप क्या हो गया कि वो आप आपकी एलएलसी वहां पर है, काम वहां पे कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेशन पर्पस के लिए आप टैक्स रेजिडेंट बन गए, ओनली फॉर टैक्सेशन पर्पस, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, वो पाकिस्तान से आता जाता रहा है, लेकिन इस साल क्या हुआ कि वो टैक्स रेजिडेंट बन गया। जब टैक्स रेजिडेंट बन गया तो उसका आईटीआईएन इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो जब आईटीआईएन का मतलब उनको इश्यू होता है जो कि नॉन यूएस सिटीजन होते हैं, और एसएसएन उन्हें इश्यू होता है जो कि यूएस सिटीजन होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, वो पाकिस्तानी है लेकिन वो यूएस सिटीजन बन गया। अब मेरा रिलेटिव है जी, मेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है तो मेरा रिलेटिव नहीं हुआ, लेकिन वो पूरे साल मेरे साथ रहा है। तो अगर मेरा रिलेटिव है तो रिलेटिव को मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है डिपेंडेंट के लिए, लेकिन अगर मेरा नॉन रिलेटिव है तो उसको मेरे साथ रहने की पूरे साल जरूरत है, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को आपको पास करना होता है, क्वालिफाइंग चाइल्ड, क्वालिफाइंग, ठीक है। दोबारा से मैं उसी फॉर्म के ऊपर आता हूँ, समरी करता हूँ। सबसे पहले फाइलिंग स्टेट, पहले कौन सा रिटर्न फाइल करना है, इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल रिटर्न यूएस सिटीजन का 1040 का फॉर्म माइंड में आएगा। फाइलिंग स्टेटस सिंगल, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वगैरह। फिर इसके बाद आपका नाम हमेशा कैपिटल वर्ड में यूज कीजिएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर यूएस सिटीजन को इश्यू होता है, आईटीआईएन नॉन यूएस सिटीजन को होता है, लेकिन उनको इश्यू होता है जिनको फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से फिर हम आ जाते हैं एड्रेस की तरफ, फिर डिपेंडेंसी, फिर ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट कल पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर आपको सबसे पहले इनकम होती है, ठीक है। इनकम के बाद फिर आपकी डिडक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट, फिर आपका टैक्स होता है। ये पाकिस्तान की तरह ही है, इनकम, डिडक्शन, फिर टैक्स, टैक्स में से टैक्स क्रेडिट माइनस हुए, और फिर जो जो पेमेंटें आपने की हैं वो सारी पेमेंट माइनस हुई, फिर रिफंड है, यही है। अच्छा, यूएस के अंदर सबसे मजे की बात बता दूं, आपको टैक्स पे इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि आपका अगर 1 रुपए का टैक्स भी आया तो पहले उस 1 रुपए के टैक्स को पे कीजिए, फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यूएस के अंदर क्या है कि आपका अगर टैक्स आ रहा है तो आपका रिटर्न नहीं रुकेगा, आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। यहीं पे फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप भरते हैं इसी रिटर्न के साथ कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट करवाना चाहता हूँ। इंस्टॉलमेंट 6, 12, 18, 36 ये होती है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आएंगे कि जब आप इस फील्ड में आएंगे कि पाकिस्तान से स्पेशली, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, बेचारे लोगों की एलएलसियां बना देते हैं, एलएलसियां बनाने के बाद रिटर्न भी फाइल कर देते हैं, और फिर जब उनका, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अगर मैंने $10,000 मैं यूएस में मेरी एलएलसी है और मैंने $10,000 कमाए हैं, तो मैं $10,000 पे ही टैक्स दूंगा, मैं 12,000 पहले माइनस नहीं करूंगा। क्यों? मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, नॉन रेजिडेंट तो मुझे फायदे थोड़ी मिल रहे हैं यूएस के। तो 10,000 पे टैक्स देते हैं। अब जब टैक्स बनता है तो वो 10% से ही शुरू होता है, तो $1,000 है। एक बेचारा जिसने नई एलएलसी बनाई है उसका $1,000 का टैक्स आ गया। अब उसको क्या कहता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान में टैक्स, वो बोलते हैं सर पहले टैक्स भरे फिर रिटर्न फाइल होगा। ओ भाई, आपको ऐसे बहुत से केसेस आएंगे। बहुत आसान होता है, आपके पास कोई केस आ जाए कि भाई मेरे को प्लीज इसकी इंस्टॉलमेंट करवा दो, एक नंबर लीजिए स्काइप का, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यूएस के आयरिस के ऊपर कॉल करना स्काइप से फ्री है। आप नंबर लीजिए, स्काइप से एक डाउनलोड कर लीजिए इसकी एप्लीकेशन स्काइप की, यूएस के नंबर पे कॉल कीजिए, आयरिस की वेबसाइट पे पेमेंट प्लान का नंबर मिल जाएगा, कॉल करेंगे, स्टाफ उठाएगा। आप कहेंगे यार तो मुझे है ना, मेरा ये रिटर्न है इस साल का, मुझे है ना 18 इंस्टॉलमेंट करनी है, वो आपको कॉल के ऊपर ही कह देगी ठीक है, आप मुझे अपना एक लेटर लिख के दे दीजिए, फैक्स कर दीजिए, और मैं आपकी इंस्टॉलमेंट बताइए कि मैं आपको कौन सा, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट नंबर पे टैक्स कर दीजिए, खत्म। इतना सा काम होता है, और इसके हम 500-500 $1,000 लोग चार्ज करते हैं। बड़ा आसान है इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मुझे अपना पहले हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है, जिनको सवाल करने हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिए ताकि हम आपके सवालात लें, क्या जो जो आपकी चीजें हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अपनी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज एंड रेज योर हैंड ताकि मैं आपके सवालात ले। जी बिलाल साहब। सर आप किस सॉफ्टवेयर पे सिखाएंगे अभी ट्रेनिंग्स? प्रो कनेक्ट। प्रो कनेक्ट। प्रो ठीक है। कनेक्ट आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी दे दिया जाएगा, लाइव वर्जन है, फ्री वर्जन है। जो मैं रिटर्न बनाऊं वो आप रिटर्न बनाए, जो सिनेरियो को बनाइए, मजे कीजिए। कोई बिल्कुल लाइव वर्जन होता है, कोई आपको इसके अंदर पैसे नहीं देने होते अभी। जी खिलाफ, जी खिलाफ साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिडक्शन का एक दिखाया था कि 2022 में इतनी डिडक्शन है और 2023 में, तो ये हर साल के लिए अलग होती हैं, और अगर अलग होती हैं तो ये हम कहाँ से ट्रेस करेंगे कि इस साल कौन सी डिडक्शन है? सिस्टम में ऑटोमेटिकली इम्बेड होती हैं, ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा डालना होता है और लॉ का पता होना चाहिए। हाँ, आपको अगर जैसे मैंने डेटा निकाला है तो आयरिस की वेबसाइट के ऊपर पब्लिकेशंस होते हैं, आप वहाँ जाइए, आयरिस IRIS USA उसकी वेबसाइट है, उसके अंदर पब्लिकेशंस पड़ी हुई हैं, उन पब्लिकेशंस को मजे से पढ़िए, हर चीज मौजूद है वहाँ पे। जी मोहम्मद यूसुफ साहब। जी मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप मेरा सवाल है, ये जो आपने बताया सब्सटेंशियल रेजिड्यू टेस्ट, इसमें आपने बताया कि 31 डेज फॉर द प्रेजेंट करंट टेस्ट, ईयर। प्रेजेंट टेस्ट, प्रेजेंट टेस्ट, जी प्रेजेंट टेस्ट, प्रेजेंट का टेस्ट होता है। हाँ जी, प्रेजेंट का टेस्ट। अच्छा, इसमें 31 डेज फॉर करंट ईयर है और 183 डेज इन 3 years इंक्लूडिंग करंट ईयर है, या जी इंक्लूडिंग करंट ईयर है। इंक्लूडिंग करंट ईयर? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं सिर्फ सिर्फ अच्छा आइडिया आगे पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरा टॉपिक है ये। ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी है कि आपने जिक्र किया था कि पार्टनरशिप की 2 रिटर्न्स फाइल होंगी। जी अच्छा, 2 रिटर्न्स में कौन कौन सी शामिल होगी? उसमें एक 1040 होगी और एक और 1065। 1065। जी। अच्छा, ये 2 रिटर्न्स क्यों होंगी फाइल? क्यों? यानी कुछ समझ नहीं आई कि पार्टनरशिप और इंडिविजुअल जो उसके पार्टनर्स हैं वो अपनी रिटर्न सेपरेट फाइल करेंगे और एक पार्टनरशिप की जॉइंटली फाइल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। यूएस में ये लॉ है कि जो पार्टनरशिप रिटर्न होती है वो अब सिर्फ और सिर्फ इसलिए भरी जाती है टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम, और फिर वहां से एक K1 निकलता है जो कि आपके इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर आता है, और आप अपने जो नॉर्मल इनकम होती है उसके साथ उसको टैक्स पे करते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप जो है वो अपना रिटर्न फाइल करेगा लेकिन टैक्स पे नहीं करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद सईद साहब। जी सर, सदीद, इस माय नेम इज सदीद। ओ सॉरी सिद्दीक, सॉरी सॉरी। या इट्स ओके। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो जॉइंट आपने बताया उसमें 25,000 इनकम होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें ये लाइक आपका पार्टनर काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, जी या उसका काम करते लाइक वो कर रहा हो तब वो 25,000 होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, लेकिन मैं तो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली करूंगा तो मुझे फायदा हो गया ना। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम से 50,000 है, और अगर जी मैं जी जी, मैरिज ठीक हो फाइलिंग गया। सेपरेटली करूंगा तो मुझे 50,000 में से वो इनकम माइनस करनी पड़ेगी, 12,500। तो मैं अपनी जी वाइफ जी, का रिटर्न फाइल कर लूँ तो 25,900 माइनस हो जाएंगे, तो मैं ज्वाइंटली फाइल। मतलब अगर अगर वो काम नहीं भी करें तभी जी पच्चीस जी हजार जी, रुपये काम हमारे टैक्स से करें वो ना बच करें। गए। जी जी, काम करें ठीक, ना करें, बिल्कुल। ठीक हो गया। और ये जो टैक्स आपने बताया लाइक 25,000 के ऊपर, इसमें एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद होता है या एक्सपेंसेस निकाल के होता है? देखिए ये लाइक जो, एक्सपेंस के लिए ही दिया जाता है ना। मिसाल आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज डिडक्शन, ठीक है। तो वो एक अच्छा अलग है कि सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं होती, थोड़ी सा टॉपिक चेंज करके बता देता हूँ कि मेडिकल, टैक्सेस, इंटरेस्ट, और दो एक और चीज होती है, इन सबको मिला के मिसाल के तौर पे 25,900 तो आपको फ्लैट दे दी कि आप 25,900 जी ले लीजिए। लेकिन जो आपने अगर मेडिकल के खर्चे किए हैं, मिसाल के तौर पे आपने सर्जरी करवाई है, या आपने कोई, क्या है, मिसाल देता हूँ कि मेरे मेडिकल के खर्चे हो गए $10,000 के,
और जी मैंने स्टेट को टैक्स पे किया है $5,000 का, और लोकल टैक्स पे किया है $5,000, सेल टैक्स पे किया है $5,000, ये हो गए 25,000। ठीक है, और मैंने मोर्गेज के ऊपर घर लिया हुआ है तो मेरे इंटरेस्ट 10,000 है, तो ये हो गया 30,000। तो सही है। या तो मैं 30,000 ले लूं, ये 30,000 कहलाएगा आइटमाइज डिडक्शन, या तो मैं ओके स्टैंडर्ड ले लूं, विच एवर इज हायर। अगर आप सिस्टम पे छोड़ेंगे तो सिस्टम आपको कहेगा कि विच एवर इज हायर। ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर लॉ ये है कि आप जो स्टैंडर्ड अगर क्लेम करेंगे तो बस जो मिला है 25,900। अगर आप आइटमाइज क्लेम करेंगे जिसके अंदर ये 4 हेड हैं, आपके पास स्लिप्स होनी चाहिए जो 6 से 8 साल आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सही है। तो आइटमाइज आइदर स्टैंडर्ड विच एवर इज हायर, वो आपके टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। मतलब अगर आइटमाइज हम करते हैं लेकिन हमारी 25,000 से वो चीज़ें कम बनती हैं, तो फिर भी हमें 25,000 वाला बेनिफिट मिल जाएगा या हमें वो कम वाली नहीं, मिलेगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका ठीक है। आइटमाइज डिडक्शन 20,000 की है ओके हो और गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 की, तो आप 25,000 पे जाएंगे। अगर हाँ जी, आइटमाइज लाइक वो डिडक्शन स्टैंडर्ड हो गया। जी, बिल्कुल ऐसा ही, जी बिल्कुल ऐसा ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस एलएलसी के रिलेटेड हैं, वो अभी कर सकते हैं या बाद में? ही। एलएलसी का टॉपिक लाइक आएगा जब तो आप एलएलसी के। एलएलसी में किए, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे अपना एक सवाल किया ना, तो लोग अपना एक्स्ट्रा कर ही जी देते जी। हैं, तो अगली क्लास है तो उसमें एक एक करके पूछते रहिएगा, कवर हो जाएगा। अच्छा चलें, अभी एक मैं पूछ लेता हूँ कि जो एलएलसी होती है लाइक स्टेट्स में, तो वो कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे बेनिफिशियल है लाइक फ्री बनाने के लिए और जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो? ये भी एक क्वेश्चन है, ये देखिए बता दें। यार, लोग आप लोगों को कहेंगे कि यार ये डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं तो मेरी अपनी पर्सनल सजेशन होती है टैक्सेस। लोग जी वायोमिंग के ऊपर ले जाते हैं। अब वायोमिंग के ऊपर लेके तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी रिकरिंग कॉस्ट ये है कि आपको हर साल $60 पे करने हैं। ठीक है ना, और सही हो अपनी गया। फाइलिंग फी, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ और मैंने अमेजोन पे काम कर लिया, तो टैक्सेस जो है ना वो बहुत अच्छी स्टेट होती है, लेकिन टैक्सेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जी वहां पे आपको सेलर परमिट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप आईटी वगैरह का काम कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं जिधर आपको सेल टैक्स परमिट नहीं लेना, अगर आपको सेल टैक्स परमिट चाहिए तो फिर तो आप वायोमिंग में जाइए, वायोमिंग का सेल टैक्स परमिट भी आराम से मिल जाता है। लेकिन सही है। अगर आप अदर देन अमेजोन काम कर रहे हैं तो टैक्सेस की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो टैक्सेस की रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, मतलब आपको हर साल आपको ठीक टैक्सेस है। की $60 नहीं भरने हैं, या अगर फ्लोरिडा में बनाएंगे तो $138 नहीं भरने हैं, डेलीवर के अंदर बनाएंगे तो हर साल $300 पे करने हैं। टैक्सेस के अंदर ये तो एक तो स्टेट टैक्स फ्री है और रिकरिंग कॉस्ट नहीं करनी। हाँ ये है कि टैक्सेस की जब आप एलएलसी बनाने जाते हैं तो $310 आपके स्टेट फीस लगती है। तो महंगा खरीदे एक बार, सस्ता खरीदे बार बार। तो ये वैसी मिसाल होती है, जो जब एलएलसी का टॉपिक आएगा तो उस वक्त आपको मैं बताऊँ। अच्छा चलें चलें, ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी फात साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्टेट का टैक्स भी देगा, और हम जो पढ़े वो फेडरल का टैक्स पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो डिडक्शंस हम पढ़ेंगे अपनी फेडरल टैक्स रिटर्न के अंदर, तो स्टेट में जो उसने टैक्स पे किया होगा वो डिडक्शंस के अंदर आएगा। और दूसरा ये कि जो स्टेट का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो क्या उसका यानी कि फेडरल रिटर्न जो हम कर रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशन बनेगा? यानी एक बंदा जो ऑलरेडी स्टेट का टैक्स कैलकुलेट करवा रहा है तो वो फेडरल के लिए अलग क्यों करवाएगा? देखिए, स्टेट का टैक्स एट द टाइम नहीं पे होता। समटाइम स्टेट आपको लोकल टैक्स लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, ये उस टैक्स की बात होगी। ठीक है ना, लेकिन जब आप फेडरल टैक्स रिटर्न बना रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वही इनकम आपकी स्टेट में डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि स्टेट बोलता है कि जो आपने फेडरल में इनकम डिक्लेयर की है ना वो मुझे डिक्लेयर करो। तो जब आप एक दफा इनकम डाल देते हैं तो सिस्टम के पीछे स्टेट का रिटर्न भी बन रहा होता है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करता है। तो आप एक वक्त के अंदर दो काम आपका सिस्टम कर रहा होता है। आप बना फ्रंट पे फेडरल टैक्स रहे होते हो, लेकिन बैक एंड के ऊपर स्टेट टैक्स भी बन रहा होता है। अब आप बोलते हो भाई मैंने फेडरल का दे दिया तो स्टेट का क्यों दूं टैक्स? तो सर ये वैसे ही मिसाल है कि मैंने इनकम टैक्स दे दिया है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी साला सेल टैक्स दे रहा हूँ और फिर भी मैं एसआरबी टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर जगह के अपने रूल्स हैं। वहां पे यूएस के अंदर फेडरल जो है वो अलग डोमेन संभालती है। बाकी जो आप जहाँ रहते हैं उसका रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी संभालना, आपके लॉ एंड ऑर्डर संभालना वो स्टेट का काम होता है, तो वो इसलिए वो स्टेट टैक्स लेते हैं आपसे। तो सर ये जो स्टेट्स की टैक्स रिटर्न्स होंगी उसकी भी यही जनवरी टू अप्रैल रिटर्न्स फाइल हो रही होती है और इसी जी तरह हाँ, उनका भी काम हो रहा होता है?
जी जी जी, वो उनका भी यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन किसी किसी स्टेट की, जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये मसला उनके लिए ज्यादा आता है क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स के जो फाइलिंग डेडलाइन है ना, वो अप्रैल के बाद ही है। ठीक है। ये मसला उनके लिए आता है जो एलएलसी पाकिस्तान से बनाते हैं। हम मिसाल के तौर पे बेचारे बताते हैं नहीं लोगों को, और वो उनको पता भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप डेलीवर की बात करें, तो डेलीवर कहता है कि भाई आपने 1 जून को मेरा रिटर्न फाइल करना है। अब किसी गरीब ने 28 मई को अपनी एलएलसी बना ली, तो उस गरीब को 1 जून को स्टेट का टैक्स उस पर ड्यू हो गया $300। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को बताते नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम अभी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं प्योरली यूएस सिटीजन के लिए, यूएस के लिए, ठीक है। एलएलसी ऐड इसलिए किया है कि पाकिस्तान में बैठ के भी लोग अपना काम कर सके, चीजें कर सके। जी असद साहब। अस्सलाम सर। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने 1040 एक्सप्लेन किया, तो इसमें डिडक्शंस भी इसी फॉर्म के अंदर हम पुट करेंगे सारी, क्योंकि डिडक्शंस वाला पार्ट, एक तो बात होगी ना स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जो आइटमाइज डिडक्शंस होंगी वो इसी फॉर्म में हम फिल कर रहे होंगे। वो ये कौन सा समरी सेक्शन है। है अगर आप? जी जी, ये समरी है। अच्छा 10 1040 समरी है। इसके पीछे हैं स्केजुअल्स, हजारों ठीक स्केजुअल्स है। हैं। स्केजुअल्स से पीछे हैं फॉर्म्स। होता क्या है कि आप क्या करते हैं, जैसे आप अगर किसी ने फाइनेंस का काम कर रहे हो, तो चले मैं पाकिस्तान के टैक्स की बात कर देता हूँ कि पाकिस्तान की अगर सैलरी आप डालते हो, तो सैलरी के सेगमेंट में जाके सैलरी डाल देते हो, ठीक है ना। बिजनेस के हम्म। सेगमेंट में जाके बिजनेस डाल देते हो, लेकिन वो कंप्यूटेशन में जाके सारी कंप्यूटेशन बन रही होती है, ठीक है ना। तो 1040 सही। वही कंप्यूटेशन है। अब डेटा कहाँ डालना है वो स्पेसिफिक स्केड्यूल है, वो अगली क्लास के अंदर बताऊंगा कि स्केड्यूल्स क्या होते हैं। फिर फिजिकल फॉर्म्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके पास डेटा आता है, वो आपको सिस्टम में कैसे डालना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम जो पहले आपने थोड़ी सी क्लास लेट ज्वाइन की थी, तो इसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं फॉर बिल्कुल आपकी फाइलिंग, ऐसे ही है मर्जी है। मतलब? 100 पर ठीक सारे हो। सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। ठीक है। ड्रैग प्रो सीरीज, अच्छा प्रो सीरीज मैंने इसलिए प्रो कनेक्ट इसलिए चूज किया कि एक तो ये ऑनलाइन वर्जन है, लाइव वर्जन है, फ्री का वर्जन है, जितने रिटर्न चाहे बनाओ। और माशाल्लाह मजे की बात ये है कि ये आपके पाकिस्तान के सर्वर पे भी चल जाता है। और दूसरा ये है कि अभी मैं आपको प्रो कनेक्ट बनाना सिखाऊंगा तीसरी क्लास में, ठीक है ना। और मजे की बात है कि जितने रिटर्न चाहे बनाओ, ऑनलाइन बेस के ऊपर ये सब चल रहे होते हैं, लेकिन आप सबमिट नहीं कर सकते विदाउट ई फिन। ई फिन क्या होता है? ई फिन एक पासपोर्ट कोड होता है जो कि आयरिस और आपके सिस्टम के दरमियान होता है, और वो यूएस सिटीजन को मिलता है। तो लेकिन अब आप बोलोगे यार ई फिन नहीं है तो हम कैसे रिटर्न फाइल करें? तो यूएस के अंदर दो चार कंपनी रहती हैं जो कि बगैर ई फिन के कहती है कि आप पीटीआईएन बना लो। ठीक है। और प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। पीटीआईएन बना लो। ठीक है। और हम आपको यूफिन प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आगे जाके आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जी हुआवे Y8P, काइंडली प्लीज अपने नाम से करिए, हुआवे Y8P। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बस हम सर अपना नाम नेक्स्ट टाइम प्लीज लिख दीजिएगा ताकि है ना। जी जी सर, जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा नाम वकास है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि काइंडली आप वो पॉइंट रिपीट कर दें कि जैसे आपने बताया था कि जैसे जो लोग पाकिस्तान में बैठ के एलएलसी ऑपरेट करते हैं तो उसको हम एज अ जो है वो सिंगल भी, आपने कुछ ऐसा पॉइंट डिफाइन किया था। एक्चुअली मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एक तो वो पॉइंट रिवाइज कर दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें जो फॉर्म 1040 है, इसमें आपने बताया कि सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो भी उसका मेंशन करना लाजमी है, लेकिन मैंने तो मतलब एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, इसमें तो जो यूएस सिटीजन हैं वो तो अपना ये सोशल सिक्योरिटी नंबर किसी से शेयर करते ही नहीं है, या इजीली देते हैं। क्योंकि मैं, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैव बीन लिविंग इन यूएस, तो मेरी उससे अक्सर बात होती है, तो वो यही कहता है कि भाई एसएनएस नंबर जो है वो तो किसी कीमत में किसी को हम बताते ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको काइंडली डिफाइन कीजिएगा कि मतलब एक तो वो एलएलसी का, कि अगर एलएलसी को हम जो है वो सिंगली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और ये जो आपने पॉइंट बताया था। थैंक यू। सर मैं 1200 से 1800 रिटर्न साल के भरता हूँ मैं। हम्म। और एक रिटर्न भी मैंने नहीं देखा। क्यों भाई? देखिए ना, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? वकास, वकास नाम। वकास है। ठीक है, जी। वकास हजारों हैं।
तो मेरे पास आइडेंटिटी कहाँ से आएगी? ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर ये बताते हैं उनको कहिएगा जो जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या अपने कंसल्टेंट को पुराना रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते? नंबर 1। दूसरा ये बताइए कि जब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयर जब आपसे आपकी टैक्स की डिटेल मांगता है तो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? ठीक है। तीसरा, ठीक है जब आप जिसके पास काम करने जा रहे होते हैं, जो 1099 NEC आपको इश्यू करते हो, तो उसको क्या दे रहे होते हैं? सोशल सिक्योरिटी नंबर खुद कुछ नहीं है जब तक उसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो और एक्चुअल नाम ना हो और उसका एड्रेस ना हो। एक चीज को खोलने के लिए कीज हैं, तो डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं बताता, सोशल सिक्योरिटी नंबर का आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर ठीक की जैसे पाकिस्तान के अंदर तो मैं शनाख्ती कार्ड अपना जाऊं और आयरिस की FBI की वेबसाइट पे डालूं शनाख्ती कार्ड, तो मेरा कट्टा चिट्टा आ जाता है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा वो NTN नंबर, मैंने कितनी कंपनी बनाई हुई है। लेकिन US के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप सोशल सिक्योरिटी नंबर कहीं भी डाल के चेक कर सकें। तो नंबर 1। नंबर 2, उसको कंसल्टेंट को 2 चीजें कंसल्टेंट मांगते हैं, अपना पुराना रिटर्न दीजिए 2000 पिछले साल का, और इस साल के फॉर्म दीजिए। मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, चलो मजे की बात है, अगली क्लास में दिखाता लेकिन आज दिखा देता हूँ। ये लीजिए, आइए थोड़ा थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। ये है W2, ठीक है ना? अब ये बताइए, ये है सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ये उसको पूरा नंबर बताया होगा तो आखिरी का नंबर ही हो, और ये नंबर इसको पूरा बताया होगा। प्लीज म्यूट कर दीजिए, पीछे से हेलो साइलेंट जी। करवा दिया करें, किसी शीशे से साइलेंट करवाने का तरीका है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो ये W2 है, ठीक है। अब ये किसी को पूरा नंबर बताया होगा तो ये इन्होंने अपलोड किया होगा ना, वो पाकिस्तानियों को नहीं देते। ये मजे की बात है कि आप पाकिस्तानी हैं तो ऐसे वैसे किसी को नहीं देते, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट को वो देते ही देते हो, देना ही पड़ता है, इसके बगैर रिटर्न फाइल नहीं होता। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आपने बेसिकली आपने ये बता दिया ना कि उसको ओपन करने के लिए भी उसके पीछे डिटेल रिक्वायर्ड होती है, मतलब लाइक जैसे हमारा CNIC उस तरह का नहीं। पहली क्लास है, अभी तो बहुत क्लासें हैं, समंदर बाकी है अभी आपका। की तारीख महमूद साहब? अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन वो जो LLC से रिलेटेड था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपने वो जो बताया था कि यहाँ जो बैठ के कंसल्टेंट को बताते नहीं है, यहाँ बैठ के आपने ये बताया था ना कि जैसे LLC यहाँ पे जो लोग खुलवाते हैं, जो यहाँ ऑलरेडी जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे हैं, तो उनके जो टैक्स कंसल्टेंट है वो उन्हें गाइड नहीं करते, और क्या आप जो है वो मतलब इसको एज अ जो सिंगल भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें आई थिंक कुछ ऐसा आपने बताया था कि ज्वाइंटली करवा देते हैं, कि जिसपे उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ जाता है। अब एग्जैक्टली मुझे पॉइंट याद नहीं है, बट आप शुरू में कुछ इंस्टॉलमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा था, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। इंस्टॉलमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा था, ऐसा कोई खास कुछ पॉइंट नहीं था। वो इंस्टॉलमेंट था कि वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करवाते, उनकी इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करवाते, बेचारे लमसम में पे करवाते। ओके, चलिए, थैंक यू सर, तारीख महमूद थैंक यू साहब। सो मच। अस्सलाम सर। बताम सॉरी सर, बस इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ना काफी सारी डिस्कशन मैं सुन नहीं सका, तो कोई अगर क्वेश्चन ऐसा मैं कर दूं जो पहले आंसर कर सकते हैं तो पॉइंट माइंड कीजिएगा। नहीं नहीं, करें करें, क्वेश्चन करें, मैं तो किसी का माइंड नहीं करता। मेरा काम है भाई आपको पढ़ाना, आप लोग सवाल, अगर मैं कहूँ तो मैं तो बहुत डम सा खड़ा हूँ। अभी भी मैं क्लास लेने से पहले भाई 10 दफा पढ़ता हूँ, तो ये कोई मजे वो नहीं है बुरी बात। या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा और कल कर लीजिएगा क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। नहीं, बस मैंने यही पूछना था सर कि पाकिस्तान में जो बंदे रह रहे हैं उनको LLC ओपन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, US पे काम करना है ना आपने, तो अमेजोन कहता है कि भाई LLC ओपन करवाओ, ठीक है ना। आज आप LLC ओपन करवा तो लेते हैं, LLC और EIN। बहुत अच्छा बैंक था मरकरी बैंक, जो आपको एक्चुअली ये पेमेंट लेने के लिए होता है, कि US वाले बोलते हैं कि यार हम है ना पाकिस्तान से डील नहीं करना चाहते, या हम इंडिया से डील करना चाहते हैं, तो आप है ना एक LLC बना लो। LLC का मतलब ये होता है कि मैं US के अंदर ही पैसे दूं, ठीक है। मैं ये अपनी गवर्नमेंट को बता सकूं कि मैंने US में जो एंटिटी क्रिएट थी, मैंने उस एंटिटी को पैसे दिए हैं, किसी पाकिस्तानी को नहीं दिए, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है। LLC इटसेल्फ कुछ नहीं होती, LLC के बाद EIN बनता है, EIN के बाद बैंक अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है,
तो हमारे पास पेपाल भी नहीं है, हमारे सिर्फ ट्रांसफर वाइज पकड़ा दिया गया है, पियोनियर पकड़ा दिए गए हैं, जो कि 2% हमसे चार्ज करते हैं और हम खुल के काम भी नहीं कर सकते। तो अगर किसी के पास एलएलसी है तो उसको चाहिए कि अपना जानने वाला यूएस के अंदर मौजूद होना चाहिए उसका, ताकि वो उसको पार्टनर बना के अपना यूएस का बैंक अकाउंट खुलवाए, जिसके बाद वो स्ट्राइप भी यूज कर सकता है और डिफरेंट चीजें। क्योंकि अगर आप स्ट्राइप के पीछे ट्रांसफर वाइज लगाएंगे या पियोनियर लगाएंगे, कभी ना कभी वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दिस इज दी ऑल दिस थिंग इसकी जरूरत है। जी वक्कास आरिफ साहब। जी सर एक जी और अस्सलाम क्वेश्चन था। वालेकुम। जी वक्कास साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मसाम। जी सर, क्या हाल, ठीक ठाक है? जी अल्लाह ताला। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने कुछ क्लासें ना एनरोलमेंट एजेंट की भी ली हुई हैं। तो उसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम जाएं थ्रेटिकल नॉलेज की तरफ, वो तो बड़ा वास्ट नॉलेज है। जैसे ग्रास इनकम कैसे निकालनी है, उसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है। बिजनेस डिडक्शन, लाइन ऑफ डिडक्शन, आइटमाइजेशन डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टीज। तो क्या हमें कोई ऐसे ग्लाइम्स वगैरह की आप बुक भी देंगे या कोई ऐसा थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे कि हम उससे कुछ लर्न कर सकेंगे? ठीक है, जिस टॉपिक की आप बात बताने, पहले तो यार इनरोल एजेंट का जो आपने कोर्स लिया है वो रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है वैसे? नहीं, वो मैंने लिया नहीं, लिया जरूर था, लेकिन इंडिविजुअल का जो कोर्स है ना, वो कुछ क्लासें ली थी। लेकिन फिर बाद में मेरी समझ ले कि जब मैंने देखा कि मैं पाकिस्तान से इसका एग्जाम नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने थोड़ा सर्च आउट किया, मुझे बाहर जाना पड़ना, फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल। मैंने पार्ट वन इसका ना कुछ पढ़ा हुआ है इंडिविजुअल का। कोई कोई मसला नहीं। देखिए एक्चुअली जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब एक समंदर होता है ना, लेकिन आप सब हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है ना। तो अपना खुद देखिए कि मैं आईसीए में क्वालिफाइड हूँ, मैंने कितना परसेंट अपना जो है वो अप्लाई किया, सीए ने कितना परसेंट अप्लाई किया। तो एक्चुअली जो टैक्स प्रिपेयरर जो मैंने जो कोर्स बनाया है ना, वो इसी लिहाज से बनाया है कि आपका जो 90% रिटर्न यूएस के अंदर फाइल होते हैं ना, उसके सारे सिनेरियो उनके अंदर क्या होता है, जो कि 90% रिटर्न, बाकी 10% जो होते हैं वो बिग जाइंट्स होते हैं। बिग जाइंट्स आपको वो मिलते भी नहीं है और वो देते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े बड़े रिटर्न होते हैं, लाइक क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, तो आप उस तरफ जाए नहीं। ठीक है, आपको 70 to 80% वो चीजें होती हैं कि यार सैलरी टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इसके अंदर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, डिपेंडेंट केयर क्रेडिट कैसे होगा, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास स्केड्यूल सी है, मैंने हेल्थ सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है ना, ऑथराइज मैंने पेंशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका क्रेडिट मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं डिपेंडेंट। तो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है 2-2.5 महीने का, ठीक है, कि आपका जो 80% के लोग, 80 to 90% के लोगों के जो रिटर्न है ना, वो आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल यही है कि जो हमारे पास बैच गुजरा है, वो इजीली वही काम कर रहे हैं। अब उनको जो मसला आता होता है सर, वो हाईएस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन जब आप कर लेते हैं तो पूरी किताब, अब आप एनरोल एजेंट की पूरी किताब देखेंगे तो उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, ठीक है ना, उसके अंदर तो अल्लाह भला करे आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये तो वो सारी चीजें आपके काम नहीं आती। ठीक है, आपको हम स्पेसिफिकली जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मेरे ने इतने अरसे में काम किया, उसी को बेस बनाते हुए मैंने कोर्स बनाया है। ठीक है, और उस कोर्स को मैंने किताब से लिंक किया है। ठीक है, तभी ये 2-2.5 महीने में आप इतने हो जाते हैं कि आप इजीली इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिटर्न्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा, अभी 2-4-6 हफ्ते के बाद जब आप अपवर्क, फाइवर या यहाँ वहां देखिएगा, ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट मिलेंगी तो रिक्वायरमेंट उसी तरीके की होंगी जो मैंने करवाई। जी राइट सर, बहुत शुक्रिया। चले जी, हम अब 8:15 हो गए। चले एक सवाल, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जी मैडम, सवा इकबाल। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम जी सर। बात। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ITIN मिलेगा, सॉरी आई ज्वाइन लेट, तो बहुत सी बातें मेरे से मिस हो गई, मैं फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर देखूंगी। तो ITIN मिलेगा हमें अपना पर्सनल, या ITIN मैं थोड़ी दूंगी, PTIN? आई थिंक आपको सब कुछ खुद अप्लाई करना है। सर हमें, अच्छा वो आप सिखा देंगे? PTIN अप्लाई करने का क्या तरीका है, मैं बड़ा सिंपली बता देता हूँ। आईरिस की वेबसाइट पे जी जाइए, गूगल पे जाइए, PTIN एप्लीकेशन जी लिखिए, PTIN की एप्लीकेशन खुल जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए, जी और अपना पासपोर्ट
कि पेज नंबर 1 जिसपे तस्वीर और डिटेल होती है, और पेज नंबर 2 जिसपे पासपोर्ट नंबर्स वगैरह होते हैं या उसका डिटेल, वो जी एक व्हाइट पेपर के ऊपर कलर कॉपी करवाइए, नंबर 1। उसको पासपोर्ट अच्छा ऑफिस ठीक जाइए, है पासपोर्ट ऑफिसर को कहिए कि पासपोर्ट ऑफिसर की इस पे स्टैंप लगा दीजिए, नंबर 2। और फिर यही डॉक्यूमेंट टीसीएस के ऑफिस ले जाइए और उसको कहिए से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवा दीजिए। पासपोर्ट ऑफिसर वाला आपसे अच्छा 400-500 रुपए ले लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएंगे वो 700 रुपए उसकी फीस है। वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करके आपका पासपोर्ट की कलर कॉपी, नॉट द पासपोर्ट, ओके ठीक है। ठीक है पेज नंबर 1, ठीक है पेज नंबर 2, जी एक उस पे फ्लैट उसके ऊपर, मतलब एक साथ ही, बिल्कुल। मैं आपको भी फॉर्मेट भी आप लोगों को भेज दूंगा। इस तरीके से ठीक पेज है नंबर 1, पेज नंबर 2 को पहले पासपोर्ट ऑफिसर से स्टैम्प करवा लीजिए, फिर जी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से स्टैम्प करवा लीजिए, वो के टीसीएस वाले करवा के दे देते हैं, आपको घर पे आ जाएगा। इसको लीजिए, ठीक है। पीटीआईएन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए, यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए, वहां पे सवाल के जवाब दीजिए और अपना पासपोर्ट अटैच कर दीजिए। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लेगा, ठीक है। वो आपको जी आपको अगर अप्रूव हो जाएगा तो वो उस टाइम पे आपको कह देगा $35 की पेमेंट कर दीजिए, 99% अप्रूव हो जाए तो, वरना वो कहेगा कि यार ये पासपोर्ट पे है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा इस टाइम। तो दूसरा तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका, कि आपको बिल्कुल फेयर करना है तो अगर आपके करीब यूएस एम्बेसी है, उस पासपोर्ट की उसी कॉपी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से या पासपोर्ट ऑफिसर से साइन करवाने के बजाय उधर यूएस एम्बेसी से उसको अटैच करवा लीजिए, कलर कॉपी को वो अटैच कर दीजिए, 100% आपका जी पीटीआई इशू हो जाएगा। बड़ा इजी तरीका है, पीटीआई इशू और करने में कोई वो नहीं है। चलो सर थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है कि सर ये इंडीड पे जॉब्स आई होती हैं कि टैक्स प्रिपेयर चाहिए, कंपनीज ने डायरेक्टली फ्रॉम यूएस पोस्ट की होती हैं, तो आर वी गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दीज जॉब्स आफ्टर डूइंग दिस कोर्स? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे 2 से 3 लड़के हैं वो उसी में ही गए हैं, ठीक है। आपको ओके टैक्स प्रिपेयर की जॉब मिल रही होती हैं, आपको सीपीए फर्म्स ले रही होती हैं। अभी जनवरी से अप्रैल आने दीजिए, आप लोग देखिएगा क्या होगा हाल। तो ये हम चाहे ये ना भी हो, एनरोल एजेंट्स ना भी हो, सीपीए ना भी हो, तो भी वो हमें हायर कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, ये आपकी जी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है ना, कि जी हाउ जी यू सही गिव द इंटरव्यू। मैं आपको वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो लोग हैं वो कर रहे हैं काम, ठीक है। और क्रैक करना, क्योंकि यही सारी चीजें वो पूछेगा, ओके ठीक ओके है। तो सही अब इनरोल एजेंट नहीं है, उनको भी पता है आप इनरोल एजेंट नहीं है, सीपीए नहीं है, तो आप $15 में कर रहे होते। अगर आप ईए होते या सीपीए होते तो $15 पर आवर में काम कर रहे होते उसके लिए, बिल्कुल नहीं कर रहे होते, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो आप देखो, पाकिस्तान में $15 आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। यस राइट बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।